और राष्ट्रपति ट्रंप ने डील के पेपर पर साइन किए हैं। पेरिस में राष्ट्रपति ट्रंप ने ये साइन किए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कयास लगाई जा रही थी कि क्या ये डील पूरी होगी, क्या इस डील को पूरा किया जाएगा, लेकिन पेरिस में राष्ट्रपति ट्रंप ने अब इस डील को लेकर साइन कर दिए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पेरिस में हस्ताक्षर किए। जो तमाम शर्तें रखी गई थी, जो तमाम बातें कही गई थी ईरान की तरफ से, और जो 14 पॉइंट्स को लेकर, इस पूरी डील को लेकर जो है अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये डील पूरी होगी, क्या इस पर बात बनेगी। लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रही थी, उसके बीच अब पेरिस में राष्ट्रपति ट्रंप ने इस डील को लेकर साइन कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको कि डिजिटली सिग्नेचर हो चुके हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच। दरअसल जो 14 पॉइंट का जिक्र हो रहा था, उसको लेकर व्हाइट हाउस के तरफ से भी वो सभी शर्तें एक बार फिर से सार्वजनिक कर दी गई हैं। और इस सार्वजनिक की गई जो डिटेल्स हैं, उसमें सबसे अहम है कि किस तरह से अमेरिका और उसके सहयोगी आने वाले वक्त में ईरान में रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर करीब $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन ये तभी की जाएंगे जब 60 दिनों के अंदर जो शर्तें रखी गई हैं, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पहले की तरह खोलने से लेकर परमाणु हथियारों को लेकर जो बातचीत होने जा रही है, उसको लेकर ईरान क्या कदम उठाता है। अमेरिका उसके बाद धीरे धीरे सैंक्शंस हटाएगा। साथ ही करीबन $24 बिलियन जो ईरान के इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में इस वक्त पड़े हुए या फिर जिनको फ्रीज करके रखा गया है, उन्हें भी धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करेगा। और ये जो सिग्नेचर हुआ है डिजिटली किया गया, यानी कि अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप ने इसको सिग्नेचर किया है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति है, उनकी तरफ से या हो सकता है मुश्तबा खैमनी की तरफ से इस पर साइन किए गए हैं। और इस तरह से एमओयू पर साइन हो चुके हैं डिजिटली। लेकिन 19 तारीख यानी कि कल स्विट्जरलैंड में एक बैठक होगी, जिसमें आमने सामने बैठकर एक बार फिर से इस पूरे एमओयू के मसौदे पर चर्चा होगी। आने वाले 60 दिनों में किस तरह से तमाम शर्तों को जमीन पर उतारा जाएगा। लेकिन सबसे अहम है परमाणु हथियारों का ना रखने का शर्त। अमेरिका ने साफ कर दिया है, और जो मेमोरेंडम है, अंडरस्टैंडिंग है, यानी जो शर्तें रखी गई हैं, उसमें साफ कहा गया है कि किसी भी लिहाज से ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। और साथ ही साथ जो उसके पास एनरिच यूरेनियम है, उसको किस तरह से डिस्पोज किया जाए या उसको किस तरह से खत्म किया जाए, उस पर भी आगे बातचीत होगी। इसके अलावा ईरान अगर आगे चाहता है कि उसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाने के लिए जो परमाणु फ्यूल चाहिए या फिर परमाणु ईंधन चाहिए, उसके लिए भी आगे ये मसौदा तैयार किया जाए। उसके लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन एजेंसी जो है वो काम करेगी, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये तय करेगी कि किस तरह से इस पर आगे बढ़ा जाए। तो कुल मिलाकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर यही है कि जो डील होनी है ईरान और अमेरिका के बीच, उसे डिजिटली साइन कर लिया गया है। मतलब जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि अब नहीं जाएंगे स्विट्जरलैंड, जैसा कि उनके जाने की बात हो रही थी। और इसके लिए हो सकता है कि जेडी वांस दौरा करे स्विट्जरलैंड का, और दूसरी तरफ अब्बास आरागाची और साथ ही जो स्पीकर हैं गालिबाफ, उनकी ओर से, ईरान की ओर से इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें आने वाले 60 दिनों के लेकर कि 60 दिनों में किस तरह से इन सभी शर्तों को जमीन पर उतारा जाएगा, किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके लिए एक बड़ी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और जिस दौरान ये सिग्नेचर हो रहे थे, आप देख सकते हैं तस्वीर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इसमें सिग्नेचर कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी बैठे हुए हैं। और जिस तरह से यूरोप के तमाम देशों ने भी कहा है कि इस एमओयू को लागू करने में और सैंक्शंस को हटाने के लिए भी जो शर्तें रखी गई हैं, उसमें यूरोप भी अमेरिका का पूरी तरह से साथ देगा। भारत का रुख इसमें बहुत ही साफ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की है, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से शांति वार्ता की पहल करके एक ये समझौता तैयार हुआ है, लेकिन सबसे जरूरी है जो पेचीदे मुद्दे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु प्रोग्राम और परमाणु हथियारों को ना रखने का शर्त, उसको किस तरह से दोनों देश आगे इंप्लीमेंट करेंगे या फिर उनको अबली जामा पहनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा धैर्य चाहिए होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के आप जानते हैं कि कभी भी इस डील में वो अमेरिका के हितों का खास तौर पर ध्यान रखते हैं। तो इसमें अगर पूरे एमओयू में देखा जाए, जो उनकी पहली शर्त और पहले दिन से उन्होंने कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना, वो इसमें शामिल है। दूसरा है परमाणु हथियारों को लेकर पूरी तरह से ईरान को झुकना पड़ेगा। और या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो इशारा कर रहे हैं एक नीचे और एक ऊपर,
तो हो सकता है ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरह से उनकी ओर से इस डील को लेकर काम किया गया और कोशिश की गई किस तरह से अमेरिका के हितों को ध्यान में रखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ईरान ने भी अपना फायदा देखा है। लंबे वक्त से, लगभग 40 साल से उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए थे और जिस तरह से उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, ऐसे में उनके पास जो अब फंड्स आएंगे और सैंक्शन हटेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जब तेल बेच पाएगा ईरान, तो जाहिर सी बात है कि जो अपने लोग हैं, अपने नागरिकों के लिए वहाँ के जो नेता हैं जिन्होंने इस डील को लेकर आगे बात बढ़ाई, कदम उठाया है, उनको भी एक राहत की सांस मिली है। और कहीं ना कहीं दोनों देश अपने ओर से देखिए यही बताएंगे कि इस पूरे डील के अंदर फायदा उन्हीं का रहा है। ईरान की ओर से बताया जाएगा कि अमेरिका उनके सामने झुक गया, अमेरिका ने उनकी शर्तें मान ली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जैसा बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो निगरानी रखी जाएगी या फिर कह सकते हैं कि उसमें किस तरह से जहाज़ों की आवाजाही, उसकी सुरक्षा को लेकर ईरान के अलावा ओमान और बाकी जो देश वहां पर मौजूद हैं जिनके हिस्से में ये इलाका आता है, चाहे वो यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, सभी अपने अपनी ओर से इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे पहले भी, यानी कि जो युद्ध हुआ था 28 फरवरी को, उससे पहले भी इस इलाके में एक वर्चस्व देखा जाता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का, तो वो भी कायम रहेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि किस तरह से आने वाले वक्त में सैंक्शंस हटने के बाद ईरान यहां पर अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर आगे काम करता है। और जिस तरह से $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन को लेकर बातें कही गई हैं, यानी कि $300 बिलियन जो इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें सिर्फ अमेरिका नहीं होगा, यानी कि जो भी गल्फ कंट्रीज हैं, यानी कि जो तमाम गल्फ कंट्रीज है जिसमें सऊदी अरेबिया आता है, बहरीन आता है, कतर आता है, कुवैत है, इसके अलावा यूएई है, ये तमाम देश मिलकर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे या रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, उसका भी जिक्र किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से ईरान अपने देश को निवेश के लिए खोल रहा है, और ये सीधे अमेरिका का निवेश तो नहीं होगा, लेकिन अमेरिका के जो मित्र देश है उसके जरिए ही उसने अपने बाजार को खोलने की तरफ एक तरफ से कदम उठा लिया है। और हालांकि भारत के लिए बहुत अच्छी खबर यह भी है कि अगर तेल को लेकर सैंक्शन हटता है तो भारत एक बार फिर से ईरान से तेल खरीद सकता है। भारत और ईरान के बीच जो संबंध रहे हैं, खासतौर पर व्यापारिक संबंध, वो बहुत ही अच्छे रहे हैं और लगातार भारत ईरान से तेल खरीदता रहा है। और एक बार सैंक्शंस हट जाने के बाद भारत के लिए जो तेल का स्रोत है वो भी बेहतर हो जाएगा। और चाबार पोर्ट, ये मत भूलेगा कि भारत का जो चाबार पोर्ट है, जिसको सैंक्शंस की वजह से ही भारत को छोड़ना पड़ा था एक तरह से, और जिस तरह से ईरान ने कहा था, और खासतौर पे अब्बास आरागची जब भारत आए थे यहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, उस दौरान उन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि भारत अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाए। तो अगर ये सैंक्शंस हट जाते हैं तो भारत एक बार फिर से चाबार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा और अपनी स्थिति इस इलाके में मजबूत करेगा। तो अमेरिका और ईरान में महीनों से चली आ रही जंग आखिरकार खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने बुधवार को एमओयू पर साइन कर दिए हैं। यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेलिस में मैक्रों के साथ डिनर के दौरान अमेरिका ईरान एग्रीमेंट के हार्ड कॉपी पर ऑफिशियल तरीके से ये साइन किए हैं। साइन किए गए एग्रीमेंट की कॉपी ईरान और मध्यस्थ करा रहे देशों को भेज दी गई है। इससे पहले रविवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने एमओयू पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन किए थे। एमओयू पर साइन होने से दोनों देशों के बीच लगभग 4 महीने से ये जो संघर्ष चली आ रही थी वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बीच माना यह भी जा रहा है कि ये फाइनल डील जो होगी वो 19 जून को जिनेवा में सिग्नेचर के बाद होगी। वहां पर भी जो है सिग्नेचर करने पड़ेंगे और तब जाकर ये माना जा सकता है कि आधिकारिक तौर पर ईरान अमेरिका के बीच जो पीस डील थी वो पूरी तरीके से अब हो गई है। तो अब देखना ये होगा कि जिनेवा में जो है 19 जून को अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है, और जब ये सिग्नेचर पूरे होंगे तब इसे माना जाएगा कि ये संघर्ष जो है वो अब खत्म हो गया है। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस डील में आखिर क्या क्या डिटेल्स थी, ये आपको बता देते हैं। अब परमाणु हथियार नहीं बनाने की गारंटी अब ईरान देगा अमेरिका को। इसी के साथ ईरान के एटमी प्रोग्राम की इंटरनेशनल निगरानी होगी। किस तरीके से वो परमाणु हथियार बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये भी निगरानी के तौर पर जो है देखा जाएगा। और ईरान को $300 अरब का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। तो अमेरिका की तरफ से ये तमाम बातें हालांकि कही गई है। हालांकि ईरान इन सब
जो पॉइंट्स थे इन पर सहमत एक तरीके से हो गया है और ईरान को $150 अरब का कमिटमेंट भी हो चुका है। ईरान को अपने जब्त $150 अरब भी हासिल होंगे। अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई, किस्तों में ईरान को ये रकम ट्रांसफर की जाएगी और साथ ही साथ जो तमाम बातें कही जा रही थी, ईरान को तेल, पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट की भी अब छूट मिलेगी। तो ईरान पर काफी सारे सैंक्शंस लगाने के बाद जो थी वो अब हालांकि पूरी हो गई है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि जितने भी सैंक्शंस लगाए गए थे अमेरिका की तरफ से ईरान पर, वो सैंक्शंस अब इस डील के बाद खत्म हो जाएंगे और इस डील के बाद कहीं ना कहीं ईरान को भी फायदा होगा। ईरान की जो इकोनॉमी है गिरती हुई, जो धरातल पर जाती हुई नजर आ रही थी, वो इकोनॉमी भी अब उड़ती हुई नजर आएगी। तो 19 जून को जिनेवा में फाइनल सिग्नेचर होंगे, फाइनल साइन होंगे और उसके बाद ये पीस डील जो है वो पूरी हो जाएगी। तो एक पड़ाव यानी कि जो सिग्नेचर थे फ्रांस में बैठकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिए हैं। अब ऐसे में बात होगी जिनेवा में, जब ये मीटिंग होगी और जिनेवा में 19 जून को सिग्नेचर किए जाएंगे, तब इसे माना जाएगा कि ये डील अब पूरी हो चुकी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को पश्चिम एशिया में जो जंग थी वो खत्म करने के लिए ईरान के साथ एक समझौते पर भी साइन किए थे और एक अमेरिकी अधिकारी ने ये बताया भी था कि एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार ये सिग्नेचर फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ डिनर के दौरान हुए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ डिनर कर रहे थे तभी इस डील पर साइन हुआ और ये बताना यहां पे जरूरी भी हो जाता है कि ट्रंप G7 की बैठक के लिए फ्रांस में हैं और जिस तरीके से ये बात कही गई थी कि फ्रांस में जो है ये सिग्नेचर होंगे और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो यानी कि मैक्रों भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे ईरान के राष्ट्रपति की बात करें मसूद पेज़ेश्कियान की, तो उनकी तरफ से भी इस डील पर साइन हो चुके हैं और दोनों तरफ से एक तरीके से सहमति बन गई है। जो 14 पॉइंट्स की डील थी, जो शर्तें अमेरिका की तरफ से जो है रखी गई थी ईरान को लेकर, उन शर्तों पर ईरान मान गया है और तमाम जो सैंक्शंस थे उस पर भी अब छूट एक तरीके से ईरान को मिलेगी। तो यहाँ पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर G7 की बैठक के दौरान जब नेटो के तमाम देश मौजूद थे, जिसमें तमाम यूरोपीय देश हैं, उसी बैठक के दौरान बताया जा रहा है कि ये सिग्नेचर हुए हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ दूसरी तरफ एक और तस्वीर यहाँ पर मसूद पेज़ेश्कियान की नज़र आ रही है। देखिए, मसूद पेज़ेश्कियान की तस्वीर है, राष्ट्रपति हैं ईरान के। इन्होंने भी इस MOU पर यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर कर दिए हैं और जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने सिग्नेचर कर दिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नेचर कर दिए हैं और इनका आदान प्रदान हो गया है, अब जो बैठक होगी स्विट्जरलैंड में, उस दौरान ये बातचीत होगी कि आने वाले 60 दिन में किस तरह से ये जो शर्तें रखी गई हैं, ये जो समझौता हुआ है, मसौदा तैयार हुआ है, इसको किस तरह से आप धरातल में उतारेंगे। और धरातल में उतारने के लिए ही सबसे पहला जो इसमें शर्त रखा गया है कि जो तमाम युद्ध की स्थिति बनी हुई थी मिडिल ईस्ट में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पर्शियन गल्फ का इलाका नहीं है बल्कि इसमें लेबनान का भी जिक्र है। अब जब लेबनान का जिक्र हो रहा है तो ऐसे में क्या इजराइल लेबनान में अपने अभियान को बंद कर देगा और क्या वहाँ पर जो हिजबुल्लाह जो एक तरह से प्रॉक्सी है ईरान का, क्या वो वहाँ पर इजराइल के ऊपर हमले करना बंद कर देगा। ये अपने आप में एक बहुत पेचीदा मसला है और पेचीदा मसौदा है जो इस शर्त में रखी गई है। अब इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठाया गया है कि अपनी अपनी संप्रभुता पर का ध्यान रखेंगे। अब अमेरिका की संप्रभुता जो पर्शियन गल्फ में कहाँ पर है, इसको लेकर आपको सोचना होगा। दूसरी बात है ईरान की संप्रभुता कहाँ पर है। जाहिर सी बात है कि इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के जो भी बेसेस मौजूद हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, उसके ऊपर ईरान हमले नहीं करेगा। उसी तरह से ईरान के ऊपर भी कोई हमला नहीं किया जाएगा। अमेरिका के जो बेसेस मौजूद है, जैसे कि बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। इसी तरह से जो नेगोशिएशन होगी ये अगले 60 दिन तक चलेगी, यानी कि 2 महीने का वक्त लिया जाएगा। अब अगले 2 महीने तक सिर्फ इस पर ही बातचीत होती रहेगी कि किस तरह से ये जो पेचीदे मसले हैं इनको दूर किया जाए। हालांकि सबसे अहम इसमें है कि हॉर्मुज़ को खोलना पहली प्राथमिकता बताई गई है, जिसके तहत अमेरिका ने अपने ब्लॉकेड्स हटा लिए, यानी कि अपने जहाज़ों को हटा लिया है, या फिर कह सकते हैं कि जो अमेरिकी जहाज़ मौजूद है इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान में, ओमान की खाड़ी में या फिर अरब सागर में, वो किसी भी उस जहाज़ को अब टारगेट नहीं करेंगे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ जा रहा हो, ईरान की ओर जा रहा हो। उसी तरह से ईरान की ओर से भी IRGC की ओर से कोई हमले नहीं किए जाएंगे जो भी जहाज़ यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। अब सोचिए कि अगर
28 फरवरी से पहले के हालात बनाने हैं, तो ऐसे में रोजाना इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब करीब 90 जहाज आवाजाही करते हैं। अब 90 जहाज़ों की आवाजाही रोज़ाना अगर होगी तो उसको वापस आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। और साथ ही साथ जैसा हम बता रहे हैं कि वहाँ पर आपने लंबे वक्त से सुना है कि माइंस लगाए गए हैं, जो पानी में माइंस डाले गए थे उनको भी हटाना एक बड़ी शर्त होगा। तो इसी तरह से इस डील को लागू करने में करीब करीब 2 महीने का वक्त लग जाएगा। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर वापसी होगी जहाज़ों की, क्योंकि अभी भी जैसे भारत के वहाँ पर करीब 35 जहाज़ फंसे हुए हैं, उसमें से एक दिशा हाल ही में वहाँ से निकलने में कामयाब रहा है और इस जहाज़ में LNG यानी कि गैस भरा हुआ था। इसके अलावा अभी भी वहाँ पर 15 ऐसे जहाज़ हैं जिसमें फर्टिलाइजर्स हैं, उनको निकलना है। इसके अलावा बाकी और 15 ऐसे जहाज़ हैं जिनमें तेल और गैस रखा हुआ है भारत का, तो इन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उस दौरान साफ हो जाएगी। इसके अलावा जिस तरह से ईरान ने यह कहा है कि ओमान के साथ मिलकर, इस शर्त में लिखा गया है ओमान और साथ ही साथ ईरान मिलकर यह तय करेंगे और वो देश जिनकी सीमा लगती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ, कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। अब इसको लेकर लोग सवाल उठा सकते हैं कि इसमें ईरान और ओमान ही क्यों, लेकिन पहले भी ऐसा ही होता था। पहले भी इस इलाके में जब भी जहाज़ों की आवाजाही होती थी, आपने अक्सर सुना होगा कि वहाँ पर अमेरिका या फिर ईरान के जो बोट्स होते थे बहुत करीब आ जाते थे, उनमें एक टकराव देखने को मिलता था। तो पहले भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से ईरान का वर्चस्व रहा था, आने वाले वक्त में भी रहेगा। लेकिन अब यह हो सकता है कि अमेरिका के जहाज अगर आवाजाही कर रहे हैं तो उसके साथ किसी तरह के गतिरोध देखने को नहीं मिलेगा। तो यह भी सुनिश्चित करने का काम फिलहाल ईरान के साथ साथ अब ओमान को भी दिया गया है और हो सकता है इसमें UAE भी शामिल होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सबसे करीब यही आते हैं और भारत के साथ ओमान के पहले ही ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत अच्छा आप समझ सकते हैं कि मौका है यहाँ पर अपने हितों को आगे ले जाने के लिए। इसके अलावा अब $300 बिलियन देने की जो बात आ रही है कि वो किस तरह से दी जाएगी। $300 बिलियन ऐसा नहीं है कि ईरान के हाथों में कैश सौंप दिया जाएगा या फिर कोई बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसकी भी एक बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, एक लंबा रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। अब इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे तमाम वो अमेरिकी कंपनी जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में भी काम करते हैं, चाहे वो UAE में काम कर रहे हो या फिर बहरीन कतर में काम कर रहे हैं या फिर सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, और ये देश भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो वहां पर क्या होंगे, वहां पर तमाम जो बड़े बड़े ब्रिजेस गिरा दिए गए थे उनको फिर से बनाने का काम शुरू होगा, जो सड़कें खराब हुई थी या फिर एयरपोर्ट खराब हुए थे और साथ ही जो भी वहां पर बिजली के संयंत्र थे वो खराब हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, उनको एक बार फिर से बनाया जाएगा। तमाम वो इमारतें जो नुकसान जिनको पहुंचा था उनको एक बार फिर से बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें अमेरिकी कंपनियां इसमें जा रही हैं। अमेरिकी कंपनियां अब कदम रखने जा रही है। 1979 के बाद ऐसा पहला मौका होगा, या तो अमेरिकन कंपनी आप कह सकते हैं कि जो अरब देश है उनके साथ मिलकर अब अमेरिका कदम रखने जा रहा है। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो हमने आपको बताया है कि किस तरह से आने वाले वक्त में ये अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है उसमें ये डील साइन होगी और इनके शर्तों को माना जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि सैंक्शंस हटाने का जो काम शुरू होगा वो धीरे धीरे होगा। तो दोनों देशों के बीच लगभग 4 महीने से चली आ रही इस जंग को खत्म करने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनी है। वो मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों को भी आपके सामने तस्वीरों के जरिए हम रख रहे हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि जो फाइनल डील है वो 19 जून को जिनेवा में होगी, जब इसमें सिग्नेचर होंगे। इस पीस डील को लेकर जो है तमाम जो पॉइंट्स रखे गए हैं अमेरिका की तरफ से ईरान को लेकर कि परमाणु हथियार ईरान अब नहीं बनाएगा, और साथ ही जो तमाम सैंक्शंस ईरान पर लगाए गए थे अमेरिका की तरफ से उन पर भी जो है अब बात हुई। और इन पॉइंट्स के जरिए ये कहा गया है कि उन सैंक्शंस पर भी जो है खत्म ईरान पर हो जाएंगे। हालांकि पॉइंट्स क्या क्या हैं वो भी हम आपको बताते हैं, डिटेल में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें उन पॉइंट्स की जो उस डील में रखी गई है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक सबसे पहले दोनों देशों के बीच चली आ रही लड़ाई पर तुरंत रोक लगेगी और एक 60 दिन का सीज फायर लागू किया जाएगा ताकि बाकी शर्तों को जमीन पर उतारा जा सके। इसी के साथ दुनिया के तेल का सबसे बड़ा रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी थी, उसे तुरंत हटाया जाएगा। हालांकि यहाँ एक ट्विस्ट ये भी है कि ट्रंप ने कहा है कि ये रास्ता बिल्कुल फ्री होगा, लेकिन ईरान का कहना है कि वो सर्विस फीस या टोल टैक्स जरूर लेगा। अब ऐसे में इस पॉइंट्स पर सहमति जब होगी तो वो जिनेवा में सिग्नेचर के बाद होगी। और अब ये देखना होगा कि जो तमाम पॉइंट्स 14 पॉइंट्स की जो ये डील है इस पर ईरान हालांकि सहमत हो गया है, लेकिन फाइनल डील जो है वो 19 जून को जिनेवा में होगी। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है
क्योंकि 28 फरवरी को जो युद्ध शुरू हुआ था मिडिल ईस्ट में, जिस दौरान अली खामनेई की मौत हो गई थी इन हमलों में, और पूरी तरह से जो आप कह सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व है IRGC का, इस्लामिक इस सत्ता का, ईरान का, उसे ख़त्म कर दिया गया था 28 तारीख को। उसके बाद फिर युद्ध की जो शुरुआत हुई थी, और उस वक्त ऐसा लगा था कि शायद पूरा मिडिल ईस्ट लगातार इस युद्ध की आग में जलता हुआ जाएगा। लेकिन फिर से एक बार कोशिश हुई कि किस तरह से यहाँ पर सीज फायर लागू हुआ अप्रैल के महीने में, और अमेरिका की ओर से फिर बातचीत का मसौदा तैयार होने लगा। अब जब पाकिस्तान में पहली बार दोनों तरफ से, यानी कि JD वांस और ईरान की तरफ से गलीबाफ आए थे और साथ ही अब्बास अरागाची आए थे, उसके बाद जो बातचीत शुरू हुई थी, उसके बाद कहीं सबको लगने लगा कि अब समझौता हो सकता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शर्तें हैं उसको आप समझ लीजिए, क्योंकि वही आने वाले वक्त में पेचीदा बनने जा रहा है। सबसे पहले ये चीज़ ये है कि उसमें पहली चीज़ हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका और ईरान इस वक्त इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और मौजूदा युद्ध में उनके सहयोगी इस MOU पर हस्ताक्षर करके लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान करते हैं, और ये भी वादा करते हैं कि अब से वो एक दूसरे के खिलाफ कोई युद्ध या फिर सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे, ना ही एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग करेंगे या धमकी का इस्तेमाल करेंगे, और लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता का ध्यान रखेंगे। अब सोचिए कि जो पहली शर्त है, इस पहली शर्त में ही बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि दोनों देशों को यह मानना है कि लेबनान और उसके जो साथी मुल्क हैं वो आगे युद्ध नहीं करेंगे। अब इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो लेबनान से अपनी सेना पीछे नहीं हटाएगा। अब यहां पर ईरान का समर्थक कौन है? ईरान का समर्थक यहां पर हिजबुल्लाह है, जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। अब यहां पर ईरान को समझाना हिजबुल्लाह को है कि वो हमले ना करे इजराइल के ऊपर, और अमेरिका को समझाना है इजराइल को कि वो पीछे हट जाए। अब ये कैसे मुमकिन होगा, ये अपने आप में बहुत पेचीदा मसला है, और ये आने वाले 60 दिन इसलिए बहुत अहम है कि जब इस पर बातचीत होगी कि किस तरह से यहां पर ईरान को अपने प्रॉक्सिस को मनाना पड़ेगा, जिसमें हुतीज भी शामिल हैं, जिसमें हमास भी शामिल है और जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है, और दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका की ओर से समझाना पड़ेगा कि आपको पीछे हटना पड़ेगा। अब इसके लिए इजराइल पहले कह चुका है कि वो अपनी सुरक्षा, अपनी संप्रभुता से किसी भी लिहाज से और किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने जा रहा है, क्योंकि एग्रीमेंट ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ है। अब इसका बीच का रास्ता कैसे निकलता है, यह 60 दिन में तय होगा। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देने का वादा करते हैं। यह बहुत ही सिंपल है, यह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अमेरिका के जो तमाम बेसिस मौजूद हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट में, उस पर किसी भी लिहाज से ईरान हमले नहीं करेगा, चाहे वो जॉर्डन तक जाइए, जॉर्डन में भी नहीं करेगा, क्योंकि जॉर्डन पर भी हमले हुए थे। अब दूसरा इसमें आता है नाम कि ईरान के ऊपर अमेरिका कोई हमले नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है ये मुमकिन है, ये शर्त को लागू कर देना। अब तीसरे शर्त की बात आती है। अमेरिका और ईरान आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकने वाली अधिकतम 60 दिनों की अवधि में अंतिम समझौते पर बातचीत करने और उसे हासिल करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी के साथ जो चौथा पॉइंट इस डील में रखा गया है वो ये है कि इस MOU पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और किसी भी तरह की रुकावट या कोई बाधा को हटाना शुरू कर देगा, और 30 दिनों के अंदर ही नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। इस दौरान जहाजों की आवाजाही ईरान द्वारा बहाल किए जा रहे युद्ध पूर्व ट्रैफिक के अनुपात में भी होगी। अमेरिका अंतिम समझौते के बाद 30 दिनों के अंदर ईरान के आसपास से अपनी सेना हटाने का भी वादा करता है। अब ईरान से अगर आसपास से हटाने का वादा करता है तो उसमें आप मान लीजिए कि जो 5th फ्लीट है, जिसका बेस है, हेडक्वार्टर है बहरीन में, वहां पर मौजूद रहेंगे, यानी पर्शियन गल्फ में अमेरिकी सेना भी मौजूद रहेगी, उनके जहाज भी मौजूद रहेंगे। सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी से अमेरिका के जो जहाज है वो हट जाएंगे, लेकिन इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है कि जो माइंस बिछाए गए हैं उसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान जानता है। अब 5वां नंबर है जो MOU में लिखा गया है, उसमें ईरान का इस्लामिक गणराज्य अपनी पूरी कोशिश करेगा कि कमर्शियल जहाज फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक और वापस बिना किसी शुल्क के सिर्फ 60 दिनों के लिए सुरक्षित रूप से आ जा सकें। कमर्शियल जहाजों का आना जाना तुरंत शुरू हो जाएगा, और ईरान के इस्लामिक गणराज्य द्वारा तकनीकी और सैन्य बाधाओं को हटाने और बारूदी सुरंगों को, जैसा हम कह रहे हैं, कि हटाने के काम पर ध्यान दिया जाएगा, और इसे 30 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। ईरान का इस्लामिक गणराज्य ओमान सल्तनत के साथ बातचीत करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उसको आने वाले वक्त में किस तरह से मैनेज किया जाएगा, किस तरह से यहां पर बेहतर सेवाएं दी जाएंगी, ये तय करेंगे, जिसमें फारस की खाड़ी से सटे अन्य देश भी शामिल होंगे। ये भी लागू होना बहुत ही ज्यादा मुमकिन लगता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ माइंस को हटाने का एक अहम काम है। अब हम आते हैं छठे पॉइंट पे कि छठा पॉइंट क्या है। छठा पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के इस्लामिक गणराज्य के पुनर्निर्माण, यानी कि जो उसका रिकंस्ट्रक्शन होना है, उसके लिए
300 बिलियन अमेरिकी डॉलर देनी होगी। अब इसको लेकर भी आप समझिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि कोई ये एक दो दिन में तो होगा नहीं, ये आने वाले कई सालों तक चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं ये अहम एक हिस्सा है जिसको ईरान की ओर से पूरे अपने लोगों को बताया जा रहा है कि ईरान के इस शर्त पर किस तरह से अमेरिका ने हामी भरी, इसका फायदा ईरान को मिलने जा रहा है। यानी कि युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका और अमेरिका के तमाम देश करेंगे। लेकिन इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलिए जो एजेंडा है कि इसी के जरिए अमेरिकी कंपनियां और तमाम जो अमेरिका की सहयोगी देश है उनकी कंपनियां अब ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसने जा रही हैं। अब 7वां पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतिम समझौते के हिस्से के रूप में एक तय समय सीमा में ईरान के इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ सभी तरह के प्रतिबंधों को हटाने का भी वादा करता है। जो सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे वो भी हटाएगा और इनमें संयुक्त सुरक्षा परिषद प्रस्ताव, IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के प्रस्ताव और अमेरिका के सभी एक तरफा प्रतिबंध और ईरान का इस्लामिक गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका ऊपर बताए गए प्रतिबंध भी हटाने की बात अमेरिका की तरफ से कही गई है। और इन पर आपसी सहमति बनाने के लिए बातचीत में इन मुद्दों को तुरंत हल करने का भी इरादा रखते हैं। तो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं, ये तमाम जो बिंदु हैं, उन पर ये बात कही गई है और उस डील को लेकर जो है अमेरिका भी मानता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही ईरान की बात करें तो ईरान भी इन सभी पॉइंट्स को लेकर अभी तक सहमत हो गया है। हालांकि अब जो 19 जून को जिनेवा में जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जो हस्ताक्षर होंगे और जो फाइनल डील होगी वो 19 जून को होने वाली है। तब देखना यह होगा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के ये दावा कर रहा है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री होगा, लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि टैक्स वसूला जाएगा। अब इसमें पेच फंस सकता है, जो कि 19 जून को हालांकि खत्म हो जाएगा और फाइनल डील मानी जाएगी जब 19 जून को जिनेवा में सिग्नेचर दोनों देशों की तरफ से होंगे। अब देखिए जो बातचीत हो रही है कि ये फाइनल तो हो चुका है क्योंकि साइन हो चुके हैं। दूसरी बात है कि अब लागू करने की अगर बात आ रही तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए, धरातल पर लाने के लिए, चीज़ों को लागू करने के लिए वक्त लगेगा। कोई एक दो दिन के अंदर चीज़ें होने वाली नहीं है। अब इसमें जो फाइन चीज़ें होती हैं, बारीकियां होती हैं, उन बारीकियों को देखा जाता है क्योंकि बहुत ही पेचीदा मसला है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना पेचीदा मसला नहीं है। पेचीदा मसला है जो सैंक्शंस लगाए गए उनको हटाना, क्योंकि अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं उसके लिए, क्योंकि संसद में भी आपको जाना पड़ेगा, जो सैंक्शंस हटाए जा रहे हैं, जो उनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री है उनकी ओर से हटाया जाएगा। बहुत तरह के सैंक्शंस लगे। इसके अलावा जो परमाणु कार्यक्रम को लेके जो मसौदा तैयार होना है उसमें सबसे ज्यादा वक्त लगने जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो बातें लिखी गई हैं उसमें अमेरिका की ओर से क्या कहा जा रहा है कि किसी भी लिहाज से कभी भी ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता है, ना ही खरीद सकता है। अब इसको लेकर अगर MOU में देखा जाए तो बात आता है, रीफर्म की बात आती है, कंफर्मेशन की बात नहीं आ रही है। मतलब उन्होंने एक बार फिर से बताया कि हाँ, हम लोग न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। अब न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे ये तो पहले भी हो चुका है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में जब साइन किया था ईरान ने, तभी यह तय हो गया था कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। तो फिर इसमें नया क्या है? नया ये होगा कि यहां पर अमेरिका जो कोशिश करे या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके लिए इंतजार करना होगा कि इसमें नया क्या देखने को मिलेगा। और दूसरी बात है कि जो एनरिच यूरेनियम को लेकर बात हो रही है कि उसका क्या होगा, किस तरह से उसको नष्ट किया जाएगा, फिर या उसको लेकर अमेरिका अपने पास रखेगा या फिर ईरान में इसको नष्ट कर दिया जाएगा, इसके लिए भी जो अगले 60 दिन बहुत अहम होने जा रहे हैं। अब बात आती है कि जो पैसा इनको चाहिए और साथ ही साथ जो इनका एसेट, यानी करीब बताया जा रहा है 24 बिलियन डॉलर की तो सीधे मांग ही कर रहे हैं कि 24 बिलियन डॉलर हमें पहले दे दीजिए। इसके अलावा जो ईरानी मीडिया उनका कहना है कि करीब करीब 124 से 150 बिलियन डॉलर्स पूरे दुनिया में जो अलग अलग बैंकों में इनके फंसे हुए हैं और ये 1979 के बाद से फंसे हुए हैं, उसको किस तरह से अनफ्रीज किया जाए, इसके लिए भी एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि बड़ा मसौदा तैयार होगा। धीरे धीरे चीजें तय होंगी, क्योंकि अमेरिका इसमें यह भी ध्यान रखेगा, क्योंकि अमेरिका से ज्यादा चिंता यहां पर बाकी गल्फ देशों की है कि अगर तुरंत खोल दिया जाता है सारी चीजें ईरान के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, हो सकता है वो शर्तें आगे ना माने। तो एक एक कदम देखा जाएगा कि क्या ईरान वो चीजें कर रहा है जो शर्तें रखी गई हैं। दूसरी बड़ी बात यह आती है कि आखिरकार जो सैंक्शंस हटने हैं, जो सैंक्शंस लगाए गए उसमें तुरंत जो राहत मिलने जा रही है ईरान को, वो मिलेगी तेल को लेकर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं। जैसे ही तेल बेचने की इजाजत मिली ईरान को, आप सोचिए कि उनकी इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा होने लगेगा, क्योंकि अब वो किसी भी देश को तेल बेच सकते हैं। और लेकिन इसमें जो सबसे, मैंने कहा कि पेचीदा मसौदा दो हैं। एक हो गया लेबनान के मुद्दे पर इजराइल को मनाना और हिजबुल्लाह को मनाना। दूसरा हो जाएगा यहां पर न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर जो अमेरिका चाहता है और जो ईरान से उम्मीद करता है, वो कैसे उसको
जमीन पर उतारेंगे, कैसे उसको धरातल पर लाके उसे मुमकिन बनाएंगे। G7 शिखर सम्मेलन में कई बैठकें पूरी करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच गए हैं। पेरिस पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी और उत्साह और जोशीले अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन भी किया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहां पहुंची थी। पीएम मोदी ने सभी से हाथ भी मिलाया। लोग पूरे जोश के साथ मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने छोटे छोटे बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर उन्हें आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी आज पेरिस में विवा टेक 2026 में शामिल होंगे। साथ ही भारतीय प्रवासियों को कार्यक्रम में भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत पेरिस में किया गया है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी विवा सम्मेलन में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ भारत की जो प्रौद्योगिकी है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसके लिए भी यहां पर आप पवेलियन बनाया गया है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे किस तरह से पिछले 12 साल के अंदर उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने डिजिटल इकोनॉमी में या एआई के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है और किस तरह से भारत लगातार जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है इस क्षेत्र में लगातार इन्वेस्ट भी कर रहा है और यहाँ के स्टार्टअप भी कितने अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले। द्विपक्षीय वार्ता हुई। 16 महीने बाद पहली बार ऐसा मौका था जब दोनों नेता आमने सामने बैठे हुए थे। 45 मिनट तक बातचीत चली है। अब सोचिए कि अगर G7 के मीटिंग में भी 45 मिनट वक्त निकाला है दोनों नेताओं ने, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि बहुत मुद्दों पर अहम और गहन चर्चा की गई है। वहीं इस दौरान दोनों नेताओं ने ट्रेड, सिक्योरिटी के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी हमलों में मारे गए 3 नाविकों का भी मुद्दा उठाया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने आने वाले दिनों में भारत के साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिया है। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में शांति और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से पूरी तरह से खोलने पर भी जोर दिया है। पूरी दुनिया में फिर बजा पीएम मोदी का डंका। सोलह महीने बाद मुलाकात। मोदी के फैन हुए ट्रंप। If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. ट्रंप बोले मोदी टफ लीडर, ग्रेट ट्रेडर। People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. मोदी ट्रंप की मीटिंग, ट्रेड से सुरक्षा तक बात। We had in particular some very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deal. 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। लगभग 45 मिनट तक चली इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच ट्रेड डील से लेकर समंदर में भारतीयों की सुरक्षा तक पर बात हुई। मुलाकात के बाद जब दोनों नेता वर्ल्ड मीडिया के सामने आए तो ट्रंप ने बहुत बड़ी बात कह दी। ट्रंप ने कहा कि अगर पीएम मोदी के रहते भारत पर कभी कोई आक्रमण हुआ तो वो पूरी ताकत से भारत का साथ देंगे। I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract, but if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. मीटिंग के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में ट्रेड डील पर भी बात हुई, लेकिन ट्रेड को लेकर पीएम मोदी के मोल भाव से ट्रंप हैरान रह गए। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को बता दिया कि उनके लिए भारत और भारतीयों के हित से बढ़कर कुछ नहीं है। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full.
Right? Remember that? He did Namaste Trump in India. That was great. Then we'll be going to India sometime in the future. ट्रंप ट्रेड के मुद्दे पर दुनिया भर को आंखें दिखा रहे हैं, अपनी शर्तों पर डील कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ट्रंप का रुख बदल गया है। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है और हम एक व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। We had in particular some very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. Thank you. ट्रंप भले ही पीएम मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन पीएम मोदी का एजेंडा एकदम क्लियर था। पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने समंदर में काम कर रहे लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने समंदर में 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा भी उठाया और साफ कहा कि भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि होर्मुज का खुलना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि होर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। होर्मुज स्ट्रेट में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर पीएम मोदी ने सख्त रुख अपनाया है, तो वहीं ट्रंप ने भी माना है कि दुनिया भर में भारतीय काम करते हैं, आगे ऐसा न हो इसके लिए वो भारत के साथ काम करने को तैयार हैं। I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. G7 समिट में भारत की 13वीं भागीदारी है। पीएम मोदी लगातार 7वीं बार इसमें मौजूद रहे हैं। G7 समिट में लगातार भारत की भागीदारी से साफ है कि पूरी दुनिया शांति, सुरक्षा, विकास, व्यापार और पर्यावरण जैसे मुद्दों को हल करने में भारत की भूमिका अहम मानती है।